फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन पूरा एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन और आर्टिकल है 8.9 अर्थ की सैटेलाइट। काफी यूजफुल आर्टिकल है, बड़ा एंजॉइंग आर्टिकल है। कहता अर्थ सैटेलाइट्स आर ऑब्जेक्ट्स व्हिच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। Their motion is very similar to the motion of planets around the sun, and hence Kepler's laws of planetary motion are equally applicable to them. तो पहले तो ये लिखिए motion of a satellite around a planet, motion of a satellite around a planet is in circular orbits. Motion of a satellite around a planet is in circular orbit, और ब्रैकेट में लिख दीजिए it can be an elliptical orbit too. ये elliptical orbit में भी हो सकती है। सैटेलाइट का जो मोशन है किसी प्लैनेट के आसपास उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। वो घूम के आ रहा है, अपनी ही जगह पे घूमना यानी रोटेशन, और ऐसा लंबा चक्कर मार के आना यानी रिवॉल्यूशन। तो सैटेलाइट अपने प्लैनेट के आसपास बेसिकली सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है, पर वो ऑर्बिट इलिप्टिकल भी हो सकते हैं। और अगली लाइन में लिख दीजिए प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, planets revolve around the sun in elliptical orbits only. Planets revolve around the sun in elliptical orbits only. But these orbits can be approximated to be circular. Planets सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं, पर आप इन्हें सर्कुलर अज्यूम कर सकते हैं। बेसिक बात यह है कि आप जिसको चाहें सर्कुलर वो सवाल जैसा चाहे, जैसी इंफॉर्मेशन सवाल में दी हो। अगर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की बात की हो तो सैटेलाइट का भी आप ऑर्बिट वाले कॉन्सेप्ट सैटेलाइट में भी लगा सकते हैं। और अगर कोई जानकारी नहीं दी है तो मोर सिंप्लीफाइंग असम्पशन मानिए कि सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है। इसकी आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किसका ऑर्बिट कैसा होता है। जरा ध्यान से अलर्ट होकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आधा अधूरा कॉन्सेप्ट बनने दीजिए। काम की बात यह है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब या दूसरे केपलर्स लॉज हम सैटेलाइट के लिए भी लगा लेते हैं और प्लैनेट के लिए भी लगा लेते हैं। बस ये काम की बात है, एक स्टार लगा के लिख दीजिए। देखिए Kepler's laws of planetary motion, Kepler's laws of planetary motion are equally applicable. Kepler's laws of planetary motion are equally applicable to satellites as well. Kepler's laws of planetary motion are equally applicable to satellites as well. In particular, the orbits around the Earth are circular or elliptical. वही बात करती है उसने। सैटेलाइट के लिए लाइन लिखी है, ये सैटेलाइट के लिए कह रहा है in particular their orbits around the Earth are circular or elliptic. The moon is the only natural satellite of the Earth with a near circular orbit. Near circular orbit बोल दिया उसने, तो near circular orbit मतलब थोड़ा बहुत elliptical भी हो गया। Near circular orbit मतलब थोड़ा बहुत elliptical भी हो गया। टाइम पीरियड इसका 27.3 डेज, जो कि बहुत मेरे ख्याल से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। Which is also roughly equal to the rotational speed of the moon about its own axis. चलिए ये वाली बातें नॉट इम्पोर्टेंट है, लिख दीजिए नॉट इम्पोर्टेंट और लिख लीजिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है पर हम लिखेंगे, अब लिख दीजिए टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून ब्रैकेट में अबाउट इट्स ओन एक्सिस, टाइम पीरियड of rotation of moon bracket में about its own axis is equal to, इसने बोला roughly equal, मैं उसे important नहीं मानता, is equal to the time period of revolution, is equal to the time period of revolution of the moon, time period of revolution of the moon around the earth. moon के लिए time period of rotation is equal to time period of revolution, is equal to 27.3 days. ये डेटा और इस रिलेटेड डिस्कशन कुछ भी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कहता है since 1957 advances in technology
have enabled many countries, including India, to launch artificial Earth satellites for practical use in fields like telecom, geophysics and meteorology. तो आप हेडिंग लिख दीजिए, अभी अलग ही बात पे चला गया, यहाँ एक जानकारी बता के अच्छा हुआ इसने आगे और बातें नहीं की, इन पे और बातें बनती हैं पर हमारा फिलहाल उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम इसमें जरा भी इंटरेस्ट ना लें। आप तो हेडिंग दे दीजिए और लिखिए एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, applications of artificial satellites. उसमें नंबर 1 लिख दीजिए टेलीकम्युनिकेशन। अर्थ ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट या मून तो नेचुरल सैटेलाइट है और बाकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लोग ने लॉन्च करते रहते हैं लगातार। टेलीकम्युनिकेशन में यूज होती है जियोफिजिक्स एंड मीटियोरोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली टेलीकॉम वाली बात पे आप एक स्टार अलग से दे सकते हैं। जियोफिजिक्स एंड मीटियोरोलॉजी। हाइपोथेटिकली ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, पर इस लिहाज से हमें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कम से कम शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं। शुरू में तो मैथमेटिकल पार्ट को संभाल लीजिए बिकॉज दैट नीड्स प्रैक्टिस, while theory part needs just 1 or 2 coverage just before the exam, and mathematical part needs many revisions and lots of practice. इसलिए मैथमेटिकल पार्ट को पहले संभाल लीजिए और ये थियोरी वाली जो इंफॉर्मेशन है आप कभी भी संभाल लेंगे, इनकी प्रॉब्लम नहीं है, इन पे पहले ध्यान ना दें। We will consider a satellite in a circular orbit of radius this much from the center of Earth, if M is the mass satellite। तो आप हेडिंग ये दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। हाँ ये अच्छा बढ़िया शानदार डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ऐसा पहले ही लिख दीजिए। ये एक प्लैनेट है, इसका मास mp है जो कि आप जानते हैं, क्योंकि ये प्लैनेट स्फेरिकल है इसलिए इसके मास को स्फेरिकल सिमेट्री के कारण इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है। और ये एक सैटेलाइट है, ms उसका मास है और ये प्लैनेट का रेडियस है rp और ये हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट है। ये पूरा जो डिस्टेंस है ये r है और r आप जानते हैं rp + h। ये लोगों ने अर्थ की बात की है, इसके आर की है, चलो मैं अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा हूँ। जो बातें मैं कर रहा हूँ वे बड़ी जनरल हैं और किसी भी प्लैनेट के किसी भी सैटेलाइट के लिए वैलिड है, पर इन्होंने शायद अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात की है इसलिए प्लैनेट का मास से mp लिख रहे हैं और प्लैनेट का रेडियस से re लिख रहे हैं। तो re जो है वो फिलहाल रेडियस ऑफ अर्थ है और इसके सिवाय किसी और प्लैनेट का भी हो सकता है, और h जो है वो हाइट above the surface है, स्मॉल r जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। ये शायद नाम आपके लिए थोड़ा काम का हो, इस पर ध्यान दीजिए। इट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बोलेगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और अगर वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बोलेगा तो आप कहीं कंफ्यूजन में आ सकते हैं, थोड़ा ज्यादा सोचने लग सकते हैं। इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए कि ये जो सैटेलाइट है ये प्लैनेट के सेंटर के अबाउट इस रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रही है। टर्मिनोलॉजी अगर हमने अच्छे से पकड़ ली है, सब समझ में आ रहा है कि क्या RE है, क्या H है और क्या स्मॉल r है और वो RE + H है, ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो अब मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा भाई, किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए हम तो सारे डेरिवेशन यही मान के हमेशा करेंगे कि ये सर्कुलर मोशन है। किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए आवश्यकता है सेंट्रीपिटल फोर्स की। जब भी कोई किसी भी सर्कुलर मोशन की बात करे तो आपको जरूर ये सोचना है कि इसके लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। लिख दीजिए इन एनी सर्कुलर मोशन
in any circular motion, we must first think that which force is providing the necessary centripetal force, for the circular motion, कौन सा फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। और जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, आप ग्रेविटेशन के चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो जरूर ये फोर्स ग्रेविटेशन के द्वारा ही प्रोवाइड किया जा रहा होगा। लिख दीजिए कि इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय द चैप्टर और द कॉन्टेक्स्ट इन डिस्कशन, बाय द force of the chapter being discussed. It is always provided by the force of the chapter being discussed. Here, the required centripetal force is provided by the force of gravitation. The required centripetal force is provided by the force of gravitation. Excuse me, sir. Here, the required centripetal force is provided by the force of gravitation between the planet and the satellite. Excuse me, sir. जी सर पिछले 2 मिनट का रिपीट कर सकते हैं? मैंने आपसे ये कहा है कि जब भी आप किसी भी चैप्टर में सर्कुलर मोशन की बात करें, बड़ी काम की बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब भी आप किसी भी चैप्टर में आप देख रहे हैं कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो आपको अपने आप से ये कहना है कि भाई सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड mv²/r कौन प्रोवाइड कर रहा है। सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड mv²/r कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो उसमें जो फोर्स होता है, बस उस फोर्स से इक्वेट कर दीजिए mv²/r। जब भी आप मान लीजिए मैकेनिक्स में सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आप mv²/r को mg से इक्वेट करें, क्योंकि वहां ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी का फोर्स है। जब आप हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो आप शायद mv²/r को धागे की टेंशन से इक्वेट करें। अगर फ्रिक्शन है तो mv²/r को μmg से इक्वेट करें। अगर एटम की बात कर रहे हैं, एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, तो इलेक्ट्रॉन के mv²/r को कूलम्स फोर्स से इक्वेट करें। बड़ी प्यारी बात है कि आप अगर कभी भी सर्कुलर मोशन देखें तो mv²/r को जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसके फोर्स से इक्वेट करें। ये लाइन पे हम दोबारा लिख लेते हैं, इसमें 5 स्टार दे दीजिए। फॉर एनी सर्कुलर मोशन immediately write one equation. जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक इक्वेशन जरूर आपके काम आएगी। तुरंत लिख दीजिए mv²/r इक्वल टू द फोर्स ऑफ दिस चैप्टर। इस पे 5 स्टार आपको दे। mv²/r इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ दिस चैप्टर। जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, mv²/r इज इक्वल टू फोर्स ऑफ दिस चैप्टर। तो mv²/r is equal to gme into ms by r square। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि mv²/r में ये उस पार्टिकल का मास है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ऐसे ही लिख देते हैं, चाहे तो पहले खाली m लिख देते हैं। where m is the mass of the particle in revolution। जो मास घूम रहा है ये उस पार्टिकल का मास है। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ये उसका मास है। सैटेलाइट घूम रही है इसलिए ms।
तो पहला काम आपका ये है, जैसे ही कभी भी कोई भी सर्कुलर मोशन आपको देखने को मिलेगा, अगर आप उसकी मैथमेटिक्स में घुसना चाहते हैं, आपको दिख रहा है थियोरेटिकल सवाल नहीं है, मैथमेटिकल सवाल है, तो आप उसके mv स्क्वायर बाय आर को जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसके 4 से इक्वेट कर दीजिए। ये लाइन आपकी बड़ी फेवरेट लाइन होनी चाहिए। जैसे ही सर्कुलर मोशन दिखा, आपके दिमाग में ये प्रश्न आना ही चाहिए कि भाई मैं mv स्क्वायर बाय आर को किससे इक्वेट करूं। फिलहाल ये m और m कट जाएगा, तो इस v को मैं vo बोल देता हूं। vo यानी ऑर्बिटल स्पीड। सर्कुलर मोशन है तो शायद वेलोसिटी नहीं बोले, स्पीड बोले तो अच्छा है। ये प्लेनेट के आसपास सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड है। mm कैंसिल हो गया है, v स्क्वायर बाय r का फॉर्मूला है gm बाय r। एक हाथ से r भी कट गया है, तो v स्क्वायर ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है gm बाय r, और फाइनल फॉर्मूला है v ऑर्बिटल का अंडर रूट gm बाय r। ये ऑर्बिटल स्पीड के इस फॉर्मूले पे हमें 5 स्टार देने हैं। ऑर्बिटल स्पीड के इस फॉर्मूले पे 5 स्टार दीजिए, और ये ध्यान से लिखिए कि भाई ये जो ऑर्बिट स्पीड है ये सिर्फ प्लैनेट के मास पे डिपेंड कर रही है, ये सैटेलाइट जो घूम रही है उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। लिख दीजिए इस बात को कि ऑर्बिटल स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द सैटेलाइट, मास ऑफ द रिवॉल्विंग सैटेलाइट। जो सैटेलाइट घूम रही है, ऑर्बिटल स्पीड उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रही। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द प्लैनेट। ये लाइन काम की है, एक स्टार दे दीजिए। या प्लैनेट के मास पे डिपेंड कर रही है। ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर रही, या प्लैनेट के मास पे डिपेंड कर रही है। और फिर ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर यानी आर ई प्लस एक्स। तो पहली बात तो मैं इसी को लिखाऊंगा कि it depends on radius of the orbit. It is inversely proportional to square root. Orbital speed is inversely proportional to square root of radius of orbit. Orbital speed is inversely proportional to square root of radius of orbit. जो ऑर्बिटल स्पीड है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर रही। इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट, and it is proportional to 1 upon radius of the orbit. ये और उसको मैं फाइनली चाहूँ तो ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो स्मॉल आर है ये आर ई प्लस एच। ये सारी समरी हो गई ऑर्बिटल स्पीड का। पहले तो मुझे जरूर फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऑर्बिटल स्पीड का ये फॉर्मूला है, और फिर उनसे ये रिजल्ट्स डिराइव होते हैं। फॉर्मूला अगर याद है तो ये रिजल्ट आप स्वयं अपने आप बोल ही पाएंगे, इसलिए इन रिजल्ट्स पे मैं स्टार देने के ज्यादा फेवर में नहीं हूँ। आप तो इसी पर ज्यादा फोकस करिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप सारे डिसीजन ले पाएंगे। किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता है, ये डिसीजन फॉर्मूले से ही लिया जाना चाहिए। ऑर्बिटल स्पीड किस पे डिपेंड करती है, किस पे नहीं करती है, किस पे किस तरह करती है, ये सारे के सारे डिसीजन फॉर्मूले से ही लिए जाने चाहिए। हाँ, इसमें इसका एक फॉर्मूला और भी हो सकता है, हम डायरेक्टली यही लिख देते हैं अंडर रूट जी एम को जी आर ई स्क्वायर तो मैं लिख ही सकता हूँ। ये अगर अर्थ की बात कर रहा हूँ जी आर ई स्क्वायर बाय आर, ये अलग से ही लिख लेते हैं, इसको अभी यहाँ नहीं लिखते और हेडिंग दे दीजिए। ये सब तो काम की बढ़िया शानदार बातें हैं ही। सबसे इंपॉर्टेंट है ये सब छोटे छोटे सेकेंडरी डिसीजन है जो यहाँ से लिए जा सकते हैं। इसमें अगर आप डाउट में नहीं आएंगे तो ये आप हो सकता है एक आध बार गलती करें, उसके बाद आप इसमें गलती, कोई चांस ही नहीं है आपसे इसमें गलती होने का। ओके, अब साहब आप हेडिंग दे दीजिए ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड, ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर। तो ये है जी एन ई को मैं जी आर ई स्क्वायर लिख सकता हूँ अपॉन आर ई प्लस एच। हाँ, ये अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर भी लिख लेता हूँ इत्तेफाक से। भाई ये जो जी था, जी का फॉर्मूला था वो जी एन ई बाय
RE स्क्वायर था, तो जी RE स्क्वायर इक्वल टू जी एम। ये बात, ये अर्थ की सरफेस का जी है, तो ये छोटे आर्क, यहाँ पे छोटे आर्क के लिए बात वैलिड नहीं। आप जी इंटू छोटे आर स्क्वायर को जी एम कभी नहीं लिख सकते। जी इंटू आर ई स्क्वायर को ही केवल आप जी एम लिख सकते हैं, क्योंकि ये बात केवल अर्थ की सरफेस पे जी के लिए वैलिड है। इस टाइप की 2-4 बार जब गलतियां होंगी तभी आप ये सीखेंगे। इन फाइनल पॉइंट्स को एक साथ पकड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपना मेन फ्लो ये चले जा रहा है, इन पर ज्यादा ध्यान न ले जाएं, साइड में ध्यान न ले जाएं कि कहाँ क्या गलती होती है। वो तो जब होगी तभी आप सही सीखोगे। मेरे बता देने से आपकी गलती खत्म नहीं हो जाएगी। जब तक आप वो गलती स्वयं नहीं करोगे 4-5-6 बार, तब तक वो गलती एलिमिनेट नहीं होगी। मेरे पढ़ा देने से कि जी आर ई स्क्वायर तो जी एम ई होता है, जी आर स्क्वायर जी एम ई नहीं होता है, आप ज्यादा इसे रजिस्टर कर नहीं पाएंगे। तो 5-6 बार तो गलती होनी ही चाहिए, उसमें कोई तनाव नहीं होना चाहिए। गलती ना हो रही हो तो टेंशन होना चाहिए कि मैं कुछ सीख नहीं रहा। मेरे पढ़ने से तो, मेरे पढ़ाने से तो आप बिल्कुल भी नहीं कुछ सीखते। सेल्फ स्टडी से तो कुछ सीखते हैं, और असली सीखते हैं गलतियों से। तो अगर गलती ना हो रही हो तो मतलब आप कुछ नहीं सीख रहे, ये बात बिल्कुल तय है। बहुत ही ज्यादा टेंशन का विषय। वेल, ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, जी हम लिख सकते हैं जी आर ई स्क्वायर, ये हो गया स्मॉल आर, आर को आर ई प्लस एच लिख सकते हैं। अब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, जिसमें अभी हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है। और जब हम खाली ये भी एग्जैक्ट है, ये भी एग्जैक्ट है, ये सब एग्जैक्ट है। हाँ, जब हम स्मॉल सिर्फ जी लिखते हैं तो उसका मतलब होता है अर्थ की सरफेस पे जी। अब हम एक काम कर सकते हैं, फॉर सैटेलाइट्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ये सैटेलाइट्स जो अर्थ की सरफेस के करीब है, उनके लिए क्या है, एच इज मच लेस देन आर। ये जो हम लोगों के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है ना, जो हम लोग लॉन्च करते हैं, चाहे इसरो से लॉन्च करें, चाहे नासा से लॉन्च करें, ये जो सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं, ये सिर्फ जो नॉर्मली 400-500 किलोमीटर की हाइट तक भेजी जाती है, जहां अर्थ का एटमॉस्फेयर एक्सिस्ट नहीं करता, जहां एयर फ्रिक्शन नहीं होता, उस हाइट पे सैटेलाइट को बस लॉन्च किया जाता है। सो ऑल दीज हाइट्स आर एक्चुअली नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ अर्थ। यूजुअली ऐसा लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर स्टेशनड, or most of the artificial satellites are stationed at h is equal to 500 kilometer. Well, any height in that range, 400-500 किलोमीटर की रेंज में ये सैटेलाइट्स को स्टेशन कर दिया जाता है। जितनी भी अर्थ सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च करते हैं, कंट्री कोई भी हो, बात अर्थ की हो रही है, कंट्री की बात नहीं हो रही है, तो वे सब सैटेलाइट्स 400-500 किलोमीटर की रेंज में रहती हैं। और तब तो मैं इसको h को नेगलेक्ट करता हूँ, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई हो गया ये, तो हो गया ये रूट जी आर। बस ये ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन हमें देना है, और ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, थोड़ा ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। मैं यहाँ तक पढ़ लेता हूँ इसने क्या लिखा है, पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं। We will consider a satellite in a circular orbit at a distance r e plus h from the center of the Earth, where r is the radius of the Earth. If m is the mass of the satellite and v is its speed, the centripetal force for this orbit is this much, mv square by r. It is directed towards the center of the Earth. This centripetal force is provided by the gravitational force. है ना, जो force है वो तो gravitational force ही provide करेगा, जो कि g m1 m2 upon r square। m is the mass of the, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो v का फॉर्मूला अंडर gm अपॉन r आ जाता है। अच्छा, ये अच्छी लाइन इसने बोली है कि thus v decreases as increases। ये एक लाइन बड़ी सुंदर आ गई है हमारी, हम पढ़ा देते हैं। हम यहाँ से अगर देखेंगे तो जैसे जैसे आप बाहर के ऑर्बिट पे जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट में जाते जाएंगे, स्पीड कम होती चली जाएगी। इस बात को शायद अलग से लिख लिया जाए, लिख दीजिए as distance of the satellite from the center of Earth increases, as distance of the satellite from center of
द प्लैनेट इंक्रीजेस, सैटेलाइट जब दूर जाती है तो इट्स स्पीड डिक्रीजेस, इसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि ये आपने लिखा तो था ही कि v प्रोपोर्शनल टू 1/√r, और वो उसको हाइट से रिलेट कर रहा है। वो कह रहा है जब हाइट बढ़ती है, वो कह रहा है जब हाइट बढ़ती है तो ऑर्बिटल स्पीड कम होती चली जाती है। जब हाइट बढ़ती है तो ऑर्बिटल स्पीड कम होती चली जाती है। ये काम की बात है, ये 3 स्टार 4 स्टार देने लायक बात है, ये काम की बात है। ये कुछ वैसी ही बात हो गई जैसे हम कह रहे हैं एपीहेलियन और पेरिहेलियन का हमने बात की थी कि जब एक प्लैनेट सन के बहुत करीब होता है तो जब डिस्टेंस कम होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है। लॉजिक पता नहीं भाई रिलेट है या नहीं है, परंतु ये बात सही है, जब भी जो भी पास होगा उसे तेज भागना पड़ेगा, नहीं तेज भागेगा तो अट्रैक्शन के मारे अंदर गिर पड़ेगा। जब भी जो भी पास होगा इस चैप्टर में उसे तेज भागना पड़ेगा। वह सैटेलाइट ये अर्थ है अगर, और ये हम लोगों की आर्टिफिशियल सैटेलाइट है 500 किलोमीटर की हाइट पे, इसको तेज भागना पड़ेगा। और अगर ये मून की बात कर रहे हैं जिसकी हाइट काफी ज्यादा है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर के करीब डिस्टेंस पर है, ये मून बड़ा धीरे धीरे चलता है। इस पूरे चैप्टर में जब जो पास होगा उसे तेज भागना पड़ेगा, नहीं तो ग्रेविटेशनल पुल इसे अंदर खींच लेगा। वही बात है, हमेशा ये बात वैलिड है कि जब whenever the distance is small, the speed is more। जो भी पास होगा उसे तेज भागना पड़ेगा, वरना ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अंदर अपने अंदर खींच लेगा। तेज भागना पड़ेगा। जब भी आप पास आओगे तो आपको तेज भागना पड़ेगा। हाँ, अगर MVR इज अ कांस्टेंट से डिसीजन लिया जा रहा है तो v प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। पर सैटेलाइट में मतलब हम ये बोल सकते हैं सर्कुलर ऑर्बिट के लिए नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए। ये एक जरा वार्निंग लिख दीजिए, इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये होता है। और सैटेलाइट की बात अगर हम करें, ये तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है ना, टॉर्क है नहीं तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। सैटेलाइट की बात करें तो v प्रोपोर्शनल टू 1/√r, ये सर्कुलर ऑर्बिट में। ये एक जरूर परेशानी का विषय है, ये आपको सवाल ही सिखाएंगे कि कहाँ क्या है। जब प्लैनेट अर्थ के आसपास घूम रहा है या बस बेसिकली एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो एमवीआर कांस्टेंट है। तो ये बात तो सही है कि डिस्टेंस के बढ़ने से स्पीड तो घटेगी ही घटेगी, पर रिलेशन ये है इसमें आप सिली मिस्टेक करेंगे। यही आप ग्रेजुअली धीरे धीरे वक्त के साथ सीखेंगे। एलिप्टिकल ऑर्बिट हो तो एमवीआर इज अ कांस्टेंट तो v प्रोपोर्शनल टू 1/r, और सर्कुलर ऑर्बिट हो तो पूरा डेरिवेशन करेंगे कि mv²/r इज इक्वल टू g(m1m2/r²), तो फिर v प्रोपोर्शनल टू 1/√r। सर्कुलर डिस्टेंस के बढ़ने से v घट तो रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, पर दोनों के फॉर्मूले में थोड़ा फर्क है। और ये इस पे आप वार्निंग दे दीजिए और 5 स्टार दे दीजिए। ऐसे ही अगर नेट ऑफ पेपर बनाना होगा तो ऐसे ही काम करेंगे वो। आप शायद MVR इज अ कांस्टेंट के लिए ज्यादा ट्यून हो जाओगे इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल कर करके अपने दिमाग में एक चीज एक सेट माइंडसेट बन जाता है। MVR के लिए ज्यादा रेडिली क्लिक करता है कोई एक फॉर्मूला, अलग अलग इंडिविजुअल को, किसी को MVR इज अ कांस्टेंट ज्यादा रेडिली क्लिक करता है, किसी को ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला √gm/r ज्यादा क्लिक करता है। तो बहुत चांसेस है इसमें गलती होने के। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट की बात कर रहा है कि वो आपसे सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो फिर वो कह रहा है v² at h = 0। h = 0 मतलब वही नेग्लिजिबल, h को हमने भी 0 ही डाला है। जब भी h नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू r ही, तो हमने अपने डेरिवेशन में h को 0 डाला है। कहता है तो जब h 0 है तो v² का ये फॉर्मूला है, where we have used the relation। बस in every orbit the satellite traverses, ये तो मैं अलग से टाइम पीरियड की बात करता हूँ। तो पहले एक काम करते हैं, आप हेडिंग दे दीजिए कंपैरिजन बिटवीन ऑर्बिटल स्पीड एंड एस्केप स्पीड। कंपैरिजन बिटवीन ऑर्बिटल स्पीड एंड एस्केप स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला ये है, ये, और एस्केप का फॉर्मूला था 2 पे हमारा ज्यादा ध्यान था।
2 पे हमारा ज्यादा ध्यान, 2 पे। ऑर्बिट करना है तो हम तू तड़ाक करके बात नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे आसपास ही चक्कर काटे, तो हम तू तड़ाक करके बात नहीं कर रहे हैं। और जब हम इससे भगाना है, अपने से दूर भगाना है, हम चाहते हैं कोई हमारे आसपास चक्कर काटता रहे, ज्यादा दूर ना जाए, लपका भी नहीं रहे और भगा भी नहीं रहे, तो इसमें तू तड़ाक करके बात नहीं करते। और जब हम कहते हैं कि एस्केप ही हो जाए, बस अब इससे पीछे छुड़ाना है, बहुत हो गया, अब ब्रेकअप, तो तू जा, मर यार, तू जा, तू दफा हो जा, तू जा रहे, ठीक है। टू की चिंता है खाली। ये जब मैं आर कह रहा हूं तो मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, और जब मैं आर ई की बात कर रहा हूं तो मैं एच इज इक्वल टू 0 ले रहा हूं। एच इज इक्वल टू 0 मतलब सैटेलाइट्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, या इसे अर्थ से देखा है, सरफेस से बात सरफेस की कर रहे हैं या क्लोज टू सरफेस की बात कर रहे हैं। क्लोज टू सरफेस में ये आर ई हो जाता है, वरना ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है और ये थोड़े अप्रोक्सीमेशन है, इनमें हाइट को नेग्लेक्ट किया है, बस हो गया। मेन फैसला है, आप ये ले सकते हो कि escape is root 2 VO, escape की वेलोसिटी ज्यादा होती है, escape की वेलोसिटी रूट टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। इनफैक्ट किसी भी सैटेलाइट की स्पीड, जो भी उसकी प्रेजेंट स्पीड है, उसे रूट 2 टाइम्स कर दी जाए तो वह escape हो जाए। लिख दीजिए इस लाइन को, whenever speed of a satellite is made root 2 times its present speed of any satellite कर दीजिए, any satellite is made root 2 times its present speed, it will escape। कोई भी सैटेलाइट कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में, कहीं भी कोई भी प्लैनेट हो, और चाहे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो चाहे नेचुरल सैटेलाइट हो, ब्रैकेट में लिख दीजिए, दिस इज ट्रू बोथ फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड नेचुरल सैटेलाइट। कोई भी सैटेलाइट हो, अगर वो एक प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व कर रही है और उसकी स्पीड, जो भी अभी उसकी स्पीड है, उसका रूट 2 टाइम्स कर दिया जाए तो वो एस्केप हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। सिर्फ इसी का फर्क है, मैं इसलिए कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। ये ऑर्बिट की स्पीड जो है वो फिर 11.2 अपॉन रूट 2 है, वो 11.2 अपॉन 1.414 है, और सॉल्व करने पे 7.2 आएगा, और हम लोग ऑर्बिटल को 8 किलोमीटर पर सेकंड मान सकते हैं, और वी एस्केप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये दोनों फिगर हमें याद रखना, ये वाला तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इस पर 5 स्टार दिए जाए। जो रूट जी आ रही है ना, ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू आपको जरूर याद रखनी चाहिए। रूट जी आ रही अलग से ही काम आएगा, ये बात आपके अलग से ही काम आएगी हमेशा। रूट जी आ रही की आप स्टैंडर्ड वैल्यू है रट, मैं इसकी कैलकुलेशन भी अब आपको दिखाई देता हूं। आप हेडिंग दे दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ, calculation of orbital speed of a satellite, calculation of orbital speed of satellite close to the surface of Earth, orbital speed of a satellite close to the surface of Earth। भाई ये बेसिक फॉर्मूला तो रूट जी ई अपॉन आर है, ये रूट जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर है, और अगर मैं h को मच लेस देन आर ई ले रहा हूँ, मतलब मैं h को जहाँ 0 पुट करूंगा, ये जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच है, इसमें मैं h को 0 पुट करूंगा तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा रूट जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई, और ये हो जाएगा रूट जी आर। अब अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनो तो बड़ा मदद मिलेगी आपको। आप जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं ना, इसको इस चैप्टर में 10/1000 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए, यानी 0.01 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस चैप्टर में जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तुलना में अच्छा होगा कि आप 0.01 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लें, मीटर को किलोमीटर में ले जाएं। ये याद रखने लायक बात है कैलकुलेशंस के लिए। और आर ई को भी आप फिर मीटर्स में मत रखिए, आर ई को 6400 किलोमीटर रखिए, या सब कुछ अगर किलोमीटर में होगा तो कैलकुलेशन ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है रूट जी आर ई, और जी की वैल्यू
ये आ रही है 0.01 और आर की वैल्यू आ रही है 6400, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये √64 हो गया, तो ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू हो गई 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी किलोमीटर में लीजिए और 1 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लीजिए, ये भी किलोमीटर में लीजिए और 1 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लीजिए, तो आंसर आपका अपने आप किलोमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ये स्टेप्स खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी सलाह तो यही है कि जी को इस चैप्टर में यही रखा जाए, पर एनीवे अगर हमें डायरेक्टली इसकी वैल्यू याद है तो फिर हमें शायद हमारे सारे रिजल्ट्स में √GRE आता ही आता है, हमारे सारे रिजल्ट्स में √GRE आता ही आता है, तो आप डायरेक्टली अगर आपको इसकी वैल्यू याद है तो इसे पुट कर दीजिए, फिर आपको इन सब चीजों से आप बच जाएंगे। इट इज योर चॉइस एब्सोल्युटली, आप चाहें तो जी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही लीजिए और फिर रेडियस भी मीटर्स में लीजिएगा, जो ऑर्बिटल स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, उसे किलोमीटर पर सेकंड में लाइएगा। मैं तो पर्सनली इसके न्यूमेरिकल्स में इस चैप्टर में ये प्रेफर करता हूँ, बट इनमें एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आता, सो वही करिए इनिशियली जिसमें आपको in which you are more comfortable। ये इसको सीखना है नया, ये सीखना है, ये सीखना है। कैलकुलेशन के तरीके आपके अपने हो सकते हैं जिनमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, बस। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी √8 है, या एक्चुअली तो 7.92 है, हमने यहाँ थोड़े थोड़े अप्रोक्सीमेशंस किए हैं, आपके रेडियस को भी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लिया है और जी को भी 9.8 की बजाय 10 लिया है, और रेडियस को भी हमने 6400 किलोमीटर लिया। There might be a little approximation in that. Exact answer of orbital speed of a satellite near the surface of Earth is 7.92 kilometer per second, but we definitely take it as 8 kilometer per second. There's no harm in that. उस रिजल्ट को आप याद कर लीजिए और उसका √2 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी होगा, एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड। ओके, अब आप एक काम करिए, हेडिंग दे दीजिए टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, या ऐसा लिखिए जनरल एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। टाइम पीरियड निकालना है आपको, टाइम निकालना, उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे स्पीड का फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो अच्छे से नहीं आता, और मैं हमेशा पहले ये लिखता हूँ और इसे टाइम लिखता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, ये एक सैटेलाइट है जिसके ऑर्बिट का रेडियस r है, तो एक पूरे चक्कर में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 2πr, और ये सर्कुलर मोशन जो है यूनिफॉर्म है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, पर स्पीड तो कांस्टेंट है, इसी स्पीड का नाम ऑर्बिटल स्पीड। तो अगर ये तुम पूरे एक चक्कर की बात कर रहे हो तो पूरे एक चक्कर में लगा जो टाइम है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, पूरे एक चक्कर में लगा जो टाइम है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। अब इसमें आप फॉर्मूला डाल दीजिए, 2π निकाल दीजिए, r लिख लीजिए, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला √gm/r, जो हो जाएगा 2πr√r/√gm। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है, ऑर्बिटल स्पीड बोले या ऑर्बिटल वेलोसिटी बोले परेशान ना हो, 2πr, ये v का फॉर्मूला √gm/r, इसको आप आगे ले गए, मैं इसी फॉर्मूले को जनरल कह रहा हूँ, 2πr√r/√gm। हाँ, ये चाह रहा हूँ कि आप इसे 5 स्टार दें। मैं इतना कर सकता हूँ कि इस r को भी रूट के अंदर ले जाऊं, तो रूट के अंदर ले जाने से r स्क्वायर हो जाएगा, ये 2π, ये मैं अंदर ले लिया तो ये r स्क्वायर इंटू r हो गया अपॉन √gm हो गया। तो टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला आप ऐसा भी लिख सकते हैं, √r3/gm। ये इस रूप में भी काम का है, इस रूप में भी काम का है, आप इनमें से कोई एक याद कर लें, ये न्यूमेरिकल में ज्यादा काम आता है या ये भी नहीं आता है, ठीक है, इन दोनों को ही आपको ध्यान देना, ये ध्यान दे लें और बाकी सीखें।
कि अगर आप बाहर लाते हैं तो स्क्वायर वाली चीज रूट के बाहर लाते हैं तो स्क्वायर वाली चीज पे पावर 1 हो जाता है, और अगर बाहर पावर 1 है और अंदर ले जा रहे हैं उल्टा तो पावर बढ़ जाता है, ये आर स्क्वायर हो जाता है अंदर जाके। इससे हम लोग एक बात लिख सकते हैं, टाइम पीरियड का एक रिजल्ट ये लिख सकते हैं, बेसिक डेरिवेशन का तरीका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और एक पूरे चक्कर में जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल्ड है वो सर्कमफेरेंस के बराबर है। इससे हम ये लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जीएम इनटू आर क्यूब, सो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये हमारा केप्लर्स थर्ड लॉ आ गया, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये काम ज्यादा आता है, पर अभी आपकी पूरी ताकत इस फॉर्मूले को याद करने में हो या इस फॉर्मूले को याद करने में हो। हाँ, न्यूमेरिकल में ज्यादा ये काम आता है, ये तो हम सीख ही जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम कभी किसी को नहीं आती। मैं तो इसके कहने के बजाय अगर ये लिखना है तो मैं ज्यादा पसंद करूंगा टी प्रोपोर्शनल टू आर रूट आर है, इस पे आप 5 स्टार दीजिए। ये न्यूमेरिकल में आपको ज्यादा मदद करेगा, ये न्यूमेरिकल में तो प्रॉब्लम देगा क्योंकि आपको इसका स्क्वायर यहाँ ले जाना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं टी इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3 बाय 2, ये 2 मैं नीचे ले जाऊंगा ना, और असली चीज है आर रूट आर। ये जो आर टू द पावर 3 बाय 2 है ना, ये आर टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 2 है, यानी आर टू द पावर 1 इनटू आर टू द पावर 1 बाय 2, इसलिए ये आर रूट आर। यहाँ तो मुझे दिख ही रहा था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका 2 अगर मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये 3 बाय 2 बन जाएगा, और x टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू x टू द पावर m इनटू x टू द पावर n होता है, तो x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 2 हो गया, x टू द पावर 1 इनटू x टू द पावर 1 बाय 2, और x टू द पावर 1 बाय 2 का मतलब होता है रूट x, x टू द पावर 1 बाय 2 का मतलब होता है रूट x। ये तमाम चीजें सारी की सारी काम की चल रही हैं। हमने पहले पिछली क्लास में एस्केप स्पीड की बात की थी, आज ऑर्बिटल स्पीड की बात की, और इसके बाद टाइम पीरियड की बात की। ये टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल के लिहाज से इसको ये बोलना बेस्ट है। ये सीखने के सारे स्टेप एलिमिनेट कर दीजिएगा, ये सीखने के स्टेप परेशान करेंगे। फाइनल डिसीजन ये है, समरी अभी हम बनवा देंगे और केवल समरी आपके लिए पर्याप्त होगी। ये था टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला। अब आप हेडिंग दे दीजिए, टाइम पीरियड ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, वह सैटेलाइट जो अर्थ के काफी करीब है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में तो ये जो आर होता है ये आर ई प्लस एच होता है वैसे तो, मतलब हम टाइम पीरियड का जो जनरल फॉर्मूला है उसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का क्यूब अपॉन जी एम। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है क्योंकि स्मॉल आर आर ई प्लस एच होता है। अब मैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बोलता हूँ, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनकी तो हाइट ज्यादा नहीं होती, मे बी 500 किलोमीटर्स, जहाँ एयर फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। आर्टिफिशियल सैटेलाइट एच को आप 0 ही मान लीजिए एज कंपेयर टू आर ई, एटलीस्ट एच बाय आर ई तो पक्का 0 है। हाइट नेग्लिजिबल है, हाइट 500 किलोमीटर है, आर ई 6400 किलोमीटर है, एच बाय आर ई को लगभग 0 माना जा सकता है, एच को ही हम यहाँ 0 डाल रहे हैं। तो टाइम पीरियड का अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर ई क्यूब बाय जी एम, और फिर मैं इसको जी एम ई को जी आर ई स्क्वायर वापस लिख दूंगा, तो टाइम पीरियड का अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर ई बाय जी। ये हम ज्यादा यूज तो नहीं करते हैं वैसे, पर हाँ ये उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड है जो अर्थ की सरफेस के काफी करीब है, जिनके लिए हम कैलकुलेशन में एच को 0 डाल रहे हैं। ये टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला है, और ये टाइम पीरियड का थोड़ा सिंपल फॉर्मूला है, थोड़ा ज्यादा कॉमन है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला शायद आप काफी समय से सुनते आ रहे होंगे 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो इसेंशियली ये ऊपर एक लेंथ है और नीचे तो फिर जी आएगा ही आएगा। टाइम पीरियड का अक्सर फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी आता है। यहाँ वो क्वांटिटी होनी चाहिए जिसके डायमेंशंस लेंथ के हों,
ये जनरल फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, और ये उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड है जो अर्थ के करीब है। देखता हूँ इसने टाइम पीरियड के बारे में क्या कहा है। इक्वेशन 8.36 के बाद कह रहा है, where we have used a relation this much in every orbit to satellite traverses a distance 2 pi into re plus h with speed v। स्पीड इसकी लगातार v रहती है पूरे ऑर्बिट में। इट्स टाइम पीरियड इज therefore 2 pi into re plus h upon v। बस ये हो गया। v का फॉर्मूला लिख दिया उसने √gm/r, v का फॉर्मूला लिख दिया √gm/r। ऑन सब्स्टिट्यूशन और वैल्यू ऑफ v ये सब हो गया, और दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो t स्क्वायर का फॉर्मूला ये आ गया। ये केप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड। कांस्टेंट के बारे में मुझे आपसे फिर से बात करनी पड़ेगी। अब एक ग्राफ क्वेश्चन करें, एक काम करिए, ये कांस्टेंट मेरा छूट गया तो मैं उसे एक क्वेश्चन के रूप में आपके सामने दे दूंगा, पहले जरा पढ़ लूं। उसने टी स्क्वायर को सम कांस्टेंट इनटू आर क्यूब कहा है, वेयर व्हिच इज केप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड्स, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हमने वहां सेमी मेजर एक्सिस की बात की थी। For a satellite very close to the surface of Earth, h can be neglected, और फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 pi under re by g। अच्छा, इसने इसकी वैल्यू भी पुट करके कैलकुलेट की है, तो मैं पहले तो ये लिख देता हूँ, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट close to surface of Earth is बेसिकली इसका जनरल फॉर्मूला ये है, और मैं इसकी कैलकुलेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पाई 3.14 होता है। आर ई जो है वो 6400 किलोमीटर है, और जी 0.01 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 2 into 3.14 हो जाएगा, और ये 800 इतने ये सेकंड आ रहा है। ये 8 आ गया, 80 इसका हो गया, और एक ये 10⁻⁻2 ऊपर जाके 10⁻2 हो गया। यार हम इसके डेरिवेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। एक अच्छी बात हमने सीखी कि ये जो भी आंसर आते हैं ना हमेशा ये सेकंड्स में आते हैं। आप इसे कन्वर्ट करिएगा 60 से डिवाइड करके तो 84.6 मिनट आएगा, और एनसीईआरटी ने इसे 85 मिनट दिया है, तो हम इसे 85 मिनट ही ध्यान रखें। वह सैटेलाइट जो अर्थ के करीब है वो 85 मिनट में पूरे अर्थ का चक्कर लगा लेती है। वह सैटेलाइट जो अर्थ के करीब है वो 85 मिनट में पूरे अर्थ का एक बार चक्कर लगा लेती है। तो ये स्टेप्स आप छोड़ सकते हैं, ये वाला स्टेप्स कैलकुलेशन के छोड़ दें। एक अच्छी चीज सीखें कि आफ्टर कैलकुलेशंस टाइम विल ऑलवेज ऑब्टेन इन सेकंड्स। एक मिनट पहले आप लिख दीजिए कि आफ्टर कैलकुलेशंस टाइम विल बी ऑब्टेन्ड इन सेकंड्स। कैलकुलेशंस के बाद टाइम पीरियड आप कोई भी टाइम निकालेंगे तो आपके आंसर सेकंड्स में ही आएंगे। अगर आपने ये किलोमीटर में लिया है तो ये भी किलोमीटर में लीजिएगा, ये मीटर में लिया है तो ये भी मीटर वाली यूनिट्स में लीजिएगा, ताकि ये यूनिट ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए और ये सेकंड स्क्वायर ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर बन जाएगा रूट के अंदर, और वो बाहर निकल के सेकंड बन जाएगा। बेसिकली आंसर सेकंड आ रहा है। जी कहिए। सर ये एग्जैक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि हम h को 0 मान रहे हैं। हाँ, पर हमें बहुत एग्जैक्ट चाहिए भी नहीं, दिस इज गुड इनफ। 84.6 बहुत सारी चीजें हैं उसमें, h को हमने 0 माना है, और रेडियस भी सही नहीं लिया, g भी सही नहीं लिया, इसीलिए उसने 85 मिनट का है। आज तक एनसीईआरटी इसके पहले 84.6 मिनट पढ़ाती थी, अब वो 85 मिनट पढ़ रही है। हमने यहाँ भी अप्रोक्सीमेशन ले लिया, और इससे ज्यादा वैल्यू पे फर्क नहीं जितना हमने ऑलरेडी अप्रोक्सीमेशन कर दिया, तो कोई चिंता ना करें। ये अगर अर्थ है तो ये जो सैटेलाइट है, यहाँ जो सैटेलाइट है इसका टाइम पीरियड 85 मिनट के आसपास है। थोड़ा ऊपर होगा, बहुत थोड़ा ऊपर होगा तो 86 मिनट हो जाएगा, और थोड़ा ऊपर होगा तो 87 मिनट हो जाएगा। ऐसा बस हमें तो यही समझना है। एक्चुअली आपको तो यही समझना है कि एज हाइट इंक्रीजेस टाइम पीरियड इंक्रीजेस। और इसका देखिए ये जो मून है ये तो 27.3 डे आ गया। आपको तो ये दिमाग में बैठाना है कि हाइट इंक्रीजेस टाइम पीरियड इंक्रीजेस। अब ये एग्जैक्ट है कि अप्रोक्सीमेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब में।
ये 84 है कि 85 है कि 86 है कि 87 है, इनकी आप परवाह ना करें। ऑप्शंस से आपको डिसाइड करना होगा कि यार मैं 86 करूं कि 85 करूं। ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, आपको कभी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ दिमाग बिल्कुल ना लगाएं, रेंज याद करें कि हाँ यार 84 85 के आसपास कुछ आता है। सभी अप्रोक्सीमेशन है वहां, तो सभी अप्रोक्सीमेशन है। एक ही बात ध्यान दीजिए, तो ये 85 मिनट के आसपास आता है, 27.3 डे के आसपास आता है। और समझिए कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी अर्थ से, वैसे वैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा। क्योंकि अगर दूरी बढ़ेगी तो एक तो चक्कर भी बड़ा लगाना है, सरकमफेरेंस भी बढ़ गया, और ऊपर से दूरी बढ़ गई, इसका डर कम हो गया, तो रिलैक्स भी है, तो स्पीड भी कम है। एक तो सर्किल भी बड़ा हो गया, ऊपर से वो धीरे धीरे घूम रहा है जो भी सैटेलाइट है। जो पास है उसको डर है कि इसका अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर मैं धीरे पड़ा तो ये अंदर घुसेड़ लेगा, अंदर यहाँ गिर पड़ूंगा मैं, खींच लेगा मेरे को, इसको तेज भागना पड़ता है। ये सर्किल भी बड़ा हो गया और स्पीड भी कम हो गई। इसी पूरी या तो लॉजिक याद करें या बस रिजल्ट याद करें कि as height increases, speed decreases and time period increases। हमें ये रिजल्ट चाहिए। लॉजिक अगर आपको अपने आप को सपोर्ट करनी है तो बोलिए कि circumference increases in higher orbits, in higher orbit circumference increases, higher orbit में circumference बढ़ जाता है and the speed decreases। जब कोई हायर ऑर्बिट में तो उसको दूरी भी ज्यादा तय करनी है, दूरी भी ज्यादा तय करनी है। और हायर ऑर्बिट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पीड कम हो गई है। हायर ऑर्बिट में इसकी स्पीड कम हो गई है। सब अप्रोक्सीमेशंस हैं, एग्जैक्ट तो हमें चाहिए भी नहीं। कौन अप्रोक्सीमेट है कौन एग्जैक्ट है, फॉर्मूला लेवल पे जरूर हमने कभी कभी ध्यान दिया है कि भाई जी डैश का फॉर्मूला जी टू 1 माइनस 2h/r अप्रोक्सीमेट है, और जी का फॉर्मूला जी अपॉन 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर वो एग्जैक्ट है। टाइम पीरियड की जो एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशंस पे ध्यान दीजिए कि एक्सप्रेशन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट है और कौन सी अप्रोक्सीमेट। वेलोसिटी की एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए कौन अप्रोक्सीमेट है कौन एग्जैक्ट है। और बाकी तो हमने कैलकुलेशंस में तो बहुत सारे अप्रोक्सीमेशंस करते ही हैं, उस तरफ ज्यादा ध्यान न ले जाए। जिसने बोला ये विच इज अप्रोक्सीमेटली 85 है, बात ही खत्म हो गई, झंझट झगड़ा ही खत्म। बस हाँ, मैं आपको ये क्वेश्चन लिखवाने की सोच रहा था। क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन है व्हाट इज, पहला तो क्वेश्चन है कि ड्रॉ स्लोप ऑफ t स्क्वायर वर्सेस r क्यूब ग्राफ। ड्रॉ t स्क्वायर वर्सेस r क्यूब ग्राफ एंड फाइंड इट्स स्लोप। ये टी स्क्वायर वर्सेस आर क्यूब ग्राफ बनाइए और इसका स्लोप बताइए। तो सॉल्यूशन ये है कि 3 = 2 पाई r बाय v। मुझे फॉर्मूला याद अभी हुआ नहीं है, तो जरा मैं डिराइव कर लूं। अगर वो gm बाय r है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई r रूट r बाय वो gm, यानी ये 2 पाई रूट r क्यूब बाय gm हो जाएगा। जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर r क्यूब बाय gm, t स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय gm into r3। so t स्क्वायर is k r3। ये ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले कोई ना कोई हमें एक्सप्रेशन चाहिए, और हम देखते हैं कि दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y is equal to mx। बहुत अच्छा केस हो गया, ये प्यारा सवाल हो गया। मैं डायरेक्टली y एक्सिस पे t स्क्वायर बना रहा हूं, ये ग्राफ t और r के बीच में नहीं है, वरना तो ये ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड बनता। इस पूरी चीज को आप ये ग्राफ बना रहे हैं, ये t स्क्वायर और ये r क्यूब है, ये पूरी चीज y है, ये पूरी चीज y है, और ये r क्यूब पूरी चीज x है, इसलिए ये y है, ये कोई कांस्टेंट है और ये x है।
तो टी स्क्वायर और आर क्यूब में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ये ग्राफ टी वर्सेस आर नहीं है, पूरी के पूरे टी स्क्वायर को उठा के एक्स एक्सिस पे एक नाम दे दिया गया है। आप एक काम करिए ना, टी स्क्वायर किसी को के आर क्यूब में आप इसको एक नाम दे दीजिए, जैसे कि ए किसी को के इंटू बी, आर क्यूब को नाम दे दीजिए बी। तो ए वर्सेस बी ग्राफ बनाना है, ए वर्सेस बी ग्राफ बनाना है, तो ये तो y इक्वल टू mx वाला ग्राफ है। t और r में ग्राफ बनाता तो जरूर तकलीफ होती, पर ये तो t स्क्वायर और r क्यूब में ग्राफ है। t स्क्वायर हैज बीन डायरेक्टली प्लॉटेड ऑन y एक्सिस as a single quantity and this has been directly plotted as a single quantity to the power 1। जब दोनों साइड पावर 1 होते हैं, y एक्सिस पे जो प्लॉट हमने क्वांटिटी की है उसका पावर फिलहाल 1 है, और x एक्सिस पे जो क्वांटिटी प्लॉट किया उसका भी पावर 1 है, तो इनमें ग्राफ डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन होगा। और बस ये जो चीज है, ये यही ग्राफ का स्लोप है। y इक्वल टू mx में अगर ये y है और ये x है तो ये m है ना, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। और y इक्वल टू mx में हम कंपेयर करें तो जो m है, जो k है फिलहाल, वो है 4 पाई स्क्वायर बाय gn। ये अच्छी चीज हो गई। वो बोलेगा टी स्क्वायर वर्सेस आर क्यूब ग्राफ में ग्राफ का स्लोप क्या है, पूछ सकता है, क्योंकि k की वैल्यू उसने अलग से मेंशन तो की है। पूछने के अंदाज डेफिनेटली थोड़े थोड़े वो बदल सकता है, एंड आई थिंक ये थोड़ा सा एडवांस जरूर है, थोड़ा सा टफ जरूर है, पर ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने k की वैल्यू डायरेक्टली मेंशन की। इस टाइप के कोई वेरिएशन वो करेगा, ऐसे वेरिएशन जो ऑलरेडी गूगल पे उपलब्ध ना हो। बहुत माइनर वेरिएशन कर देगा, बोले तो बस टी स्क्वायर आर क्यूब वैल्यू की वैल्यू बताइए, या पलट देगा वो आर क्यूब बाय टी स्क्वायर करा लेगा, कुछ वेरिएशन कर देगा, बस बहुत माइनर वेरिएशन। वो अगर कहेगा आर क्यूब वर्सेस टी स्क्वायर ग्राफ बनाइए, जो पहले बोलते हैं ना वो वाई एक्सिस पे बनाते हैं, वो कहेगा व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द आर क्यूब वर्सेस टी स्क्वायर ग्राफ, तो इसका उल्टा हो जाएगा। और बस वो गूगल पे शायद अभी ना हो, आप गूगल पे चेक कर ले, अभी शायद ये ना हो कि व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ आर क्यूब वर्सेस टी स्क्वायर ग्राफ। इतनी सी रिलेटेड बात जो कर सकता है, बस उससे आराम से पेपर बनेगा। पेपर पूरा 100% एनसीईआरटी बेस्ड ही रहने वाला है, ऑलरेडी इनफ परेशानी हैंडल कर रहा है एनटीए, तो पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही रहने वाला है, पर वो थोड़ा सा घुमा देगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा से दिखते आए, उन्हें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर देगा, जिसका थोड़ा भी जिसने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी हुई है उससे पेपर, और थोड़ी प्रैक्टिस है, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस तो चाहिए, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो बढ़िया सवाल बनेंगे। चलिए जल्दी से ये एग्जांपल्स अब देख लेते हैं। मैंने पहले एक बार सॉरी दे दूं आपको, उधर एस्केप से ही शुरू कर दूं। एस्केप वेलोसिटी होती है √2 gm/r, और ये हो जाती है √2 gre, ऑर्बिटल हो जाती है √gm/r, और ये हो जाती है √gre, और टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई r3/g, जो कि है 2 पाई √r/g। बस यही फॉर्मूले मैंने दो आज पढ़े हैं, केवल यही दो फॉर्मूले पढ़े, एंड आई थिंक दैट्स ऑल। फिर हाइट इंक्रीजेस, v डिक्रीजेस, टाइम पीरियड इंक्रीजेस। हो सकता है वो ओमेगा पूछ ले, एंगुलर स्पीड पूछ ले, जो कि ओमेगा 2π/t होती है, तो हो जाएगा 2π/t, और ये हो जाएगा ओमेगा पूछ ले, आपका इतना माइनर चेंज कर देंगे, ओमेगा होता है 2π/t, ऐसी कुछ चीजें पूछ सकता है। तो हाइट इंक्रीजेस तो ओमेगा भी डिक्रीजेस, हाइट इंक्रीजेस तो ओमेगा भी डिक्रीजेस, ऐसे वेरिएशन थोड़े बस इतने हैंडल करने हैं आपको। ओमेगा का फॉर्मूला बनाइए, इसमें आर नीचे आ रहा है और बात खत्म हो गई। बस ये अगर ज्यादा हाइट पे है, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ये कम एंगल बनाएगा। अगर कम हाइट पे होता तो उतने ही टाइम में वो इतना बड़ा एंगल बना देगा। फिर एंगल वाली बातें आप ज्यादा ना सोचें, हो सकता है आप उससे भी परेशान हो जाए। हम ये
सॉल्व एग्जांपल जरा तेजी में देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। The planet Mars has 2 moons, Phobos and Deimos. Phobos is a period of 7 hours 39 minutes. Orbital radius दिया है इतना, ऑर्बिटल रेडियस ने पूरे सेंटर से दिया है, बस यही एक ध्यान देने लायक बात है। ऑर्बिटल रेडियस मास आपको निकालना है। अज्यूम अच्छा सेकंड पार्ट है, अर्थ और मार्स सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं, ध्यान दीजिएगा। एमवीआर इज अ कांस्टेंट नहीं लगाना है सेकंड पार्ट में। कुछ दिया है इसने, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मार्शियन ईयर इन डेज। सेकंड वाला पार्ट बाद में करेंगे, पहले वाले पार्ट पे वापस आते हैं। प्लैनेट मार्स हैज 2 मून्स, मुझे तो नहीं पता ये फोबोस डेल्मोस, मुझे ना पढ़ता आ रहा है ना प्रोनाउंसिएशन करते आ रहा है, और नए नए नाम फोबोस। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने भाई मेरे को एक टाइम पीरियड दे दिया और एक रेडियस दे दिया, और बस ठीक है, प्लैनेट का मास निकालना। मुझे लगता है कि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा मैं तो आंसर आ जाएगा। भाई टाइम पीरियड दिया है, ऐसा आप उसके बारे में लिख सकते हैं। सिंस t has been given, use the formula of time period, write the formula of time period। अगर t दिया है तो आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखिए और देखिए क्या उसमें बात आपकी बन जाएगी। पहला पार्ट है टाइम पीरियड है 2 पाई √r³/gl। हाँ, मैं इसमें रेडियस ऑफ द ऑर्बिट भी दिया उसने। ये तो बेसिकली सॉरी स्मॉल आर ही होता है, बड़ा आर मैंने गलती से लिख दिया, स्मॉल आर ही होता है। भाई मेरे को उसने टी दे दिया, जी तो मुझे पता ही है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और ऑर्बिट का रेडियस दे दिया। प्रॉपर कन्वर्जेंस कर लीजिए, आप किसी एंड को निकालने की बात कर रहे हैं, ये आंसर आ जाएगा। ऐसा डरावनी कैलकुलेशंस लग तो रही है, फ्रेंडली कैलकुलेशंस नहीं लग रही हैं, और ना हो तो ना हो, कुछ क्वेश्चन गंदे आते हैं, कुछ क्वेश्चन लेंदी कैलकुलेशन के आते हैं। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। हाँ, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा कि जो पाई स्क्वायर है उसे आप 10 लिख सकते हैं। तो पाई है वो 3.14 है, और जो पाई स्क्वायर है वो 3.14 का स्क्वायर होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, ये अप्रोक्सीमेटली जी के बराबर होता है। वैसे तो एक्चुअली √10 की वैल्यू 3.18 होती है, पर इतने अप्रोक्सीमेशन हम करते हैं, इस बात पर 5 साल दे दीजिए। y square is equal to 10 is a beautiful information, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बहुत काम आएगी आपके न्यूमेरिकल्स में। ए पार्ट इस सवाल का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जैसे टाइम पीरियड दिया तो भाई मैं टाइम पीरियड का ही तो फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर टी की वैल्यू उसने दे दी तो मैं टाइम पीरियड का ही तो फॉर्मूला यूज करूंगा, और मैं उसमें दिख रहा हूँ कि जो अननोन है हाँ वो मुझे उस फॉर्मूले में बैठा हुआ दिख रहा है। एम मुझे निकालना है। फिर बी जरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द अर्थ और मार्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। पहली बात तो ये लिख दीजिए 8.5 डाल के सेकंड में, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स नॉट एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। एलिप्टिकल ऑर्बिट अगर होते तो मैं एमवीआर इज अ कांस्टेंट डालता, अभी मैं एमवीआर इज अ कांस्टेंट नहीं डालूंगा। Assume the earth and Mars move in circular orbits around the sun, Martian orbit being 1.52 times the orbital radius of the earth. Radius of Mars is 1.52 radius of Earth. Mercury, Venus, Earth, Mars. हाँ, मार्स दूर है, हमें तो खैर वैल्यू दी है, हमें क्या करना? What is the length of the Martian year in days? टाइम पीरियड ऑफ मार्स निकालना है मुझे, और टाइम पीरियड ऑफ अर्थ मैं डेज में इतना मुझे पता है। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार हमें इससे देने होंगे। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर बनता है, तो टी मार्स अपॉन टी अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.52 का क्यूब। तो टी मार्स अपॉन 365 इज इक्वल टू ये 3/2 बन जाएगा, जो कि 1.52 रूट 1.52 बन जाएगा। टी प्रोपोर्शनल टू आर रूट आर होता है ना, तो टी मास इज इक्वल टू 365 into 1.52। पता नहीं 1.52 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है या नहीं, थोड़े अप्रोक्सीमेशंस करके देखना ही चाहिए आपको कि आपको ऑप्शंस जो दिए हैं, आपका इससे जो आंसर आ रहा है जो मैं अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करूंगा, इसे मैं थोड़ा और अंदाजे से कर लेता हूँ। 1.52 पता नहीं कितना आएगा, अंडर रूट में देखता हूँ, अभी 1.6 मान लेता हूँ, उससे भी नहीं होगा। मैं इसका आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ।
1.52 को तुम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो ये 1.52 into 100 हो जाएगा रूट के अंदर जाके, तो ये 152 का रूट अपॉन 10 हो जाएगा। आपको मैं देखता हूँ 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 12 से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, ये 12 पॉइंट समथिंग बाय 10 आ जाएगा, ये 1.24 टाइप का आ जाएगा, इसे खाली 1.2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। बस इससे आपका आंसर आ जाएगा 1.8 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 720 से थोड़ा सा कम, 700 के आसपास शायद आ रहा होगा, 700 के आसपास आ रहा होगा, 684 डेज दिया है। अगर 700 के नियरेस्ट ऑप्शन सिर्फ एक 684 ही है तो फिर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। मैंने इसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, है ना। स्क्वायर रूट निकालने का मेथड आपको आना चाहिए, एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट। फिर इस 10 को मैं न्यूमरेटर में अंदर ले गया रूट के, ये 100 बन गया, नीचे वाले को 10 ही बने रहने दिया मैंने, नीचे वाले को 10 ही बने रहने दिया, ये रूट 152 हो गया। अब मैंने बोला 144 और 169 के बीच में आता है 152, कुछ भी मान लीजिए, इसके बाद आपको जो मानना है मान लीजिए, अंदाजे से 1.2 ही ले रहा हूं मैं तो बाद में, ये 1.8 हो गया, 365 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, you will be almost there। अगर आपका आंसर 690 आ रहा है और देखते हैं आपके 690 के आसपास एक ही ऑप्शन है 634, बाकी सब आगे पीछे बहुत है। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं साहब 685 भी हो सकता है, 686 भी हो सकता है, तो होने दो, मेरा क्या जा रहा है, करो कैलकुलेट। प्रैक्टिकली जो देखा जाता है वो यही है कि बहुत रेयर ऐसा होगा, जैसा नीट 2021 के केमिस्ट्री में हुआ भी था, जरूर कोई स्पेसिफिक रीजन रहा होगा कि बहुत डेसिमल्स में आंसर 219.2 है कि 219.3 है, इसका भी फर्क पड़ता है कभी कभी, पर बड़ा रेयर होता है। और वो एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं जिनमें फिर ऐसा गड़बड़ हो जाती है। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल लोग रट के गए थे, उन्हें घेर लिया उन्होंने, क्या रटो, अब तुम देखोगे 0.2 है कि 0.3 है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के सवाल आने के बहुत चांसेस हैं, उसका आर रूट आर वाला फॉर्मूला होता है, और अंडर रूट एक्स निकालने का तरीका ये है कि इंटू 10 बाय 10 करिए और ये रूट 100x अपॉन 10 कर दीजिए अप्रॉक्सीमेटली। रूट स्क्वायर रूट निकालने के तरीके क्या आपको पहले से आने चाहिए और बेटर, नहीं तो फिर इससे काम चला लीजिए। हाँ ये सब एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेड मतलब एक्सपेक्टेड है आजकल। आगे चलता हूँ, कह रहा है पहले कह रहा है वी नोट दैट द रेडियस ऑफ ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मार्स एंड प्लूटो आर वेरी क्लोज टू अर्थ, आर क्लोज टू बीइंग सर्कुलर, ये सब सर्कुलर है। फॉर एग्जांपल द रेशियो ऑफ सेमी माइनर टू सेमी मेजर एक्सेस फॉर अर्थ, अभी पता नहीं इसे कहाँ क्यों दे दी है जानकारी, करवाने लायक अलग से लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट मुझे कभी भी नहीं लगा ये, और अब थोड़ा डर लगता है 21 के पेपर के बाद। आप अलग से लिखिए 3 स्टार देके कि रेशियो ऑफ ए बाय बी, नहीं रेशियो ऑफ बी बाय ए फॉर अर्थ। वो ये बता रहा है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट और सर्कुलर ऑर्बिट में ज्यादा यहाँ फर्क है नहीं, जो बी और ए है वो ऑलमोस्ट बराबर है, बी बाय ए की वैल्यू, तो इसका 3 स्टार गलत दे दिया मैंने, 0.99986 है। इस टाइप की जानकारियां ज्यादा आती नहीं है, आप भी बल्कि क्रॉस ही लगा दीजिए, मत दीजिए 3 स्टार। इस टाइप की हम कितनी जानकारियां याद करेंगे, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इससे एक फीलिंग तो आ रही है, इससे एक आइडिया तो आ रहा है कि यार दिस इज बी और ए ऑलमोस्ट इक्वल। ये आप कह सकते हो एग्जैक्टली एलिप्टिकल है, बट प्रैक्टिकली इसे सर्कुलर कहने में इस ऑर्बिट को कोई गलती नहीं की हमने, वो ये कह रहा है। और इस टाइप के छुपे हुए डेटा जो कहीं कहीं हैं, अगर इन्हें नकल रोकनी होगी तो छुपे हुए डेटा ऐसे उठा के कहीं से देंगे, जो पेपर सॉल्वर को भी ना आता हो और गूगल पे भी डायरेक्टली ना मिले। ओके ऑलराइट, फिर आगे करते हैं, एग्जांपल 8.6 कर रहे हैं हम लोग, और उसका है वेइंग द अर्थ। पता नहीं ऊपर उसने मार्स की बात की थी, मार्स के मास की बात की थी, शायद ऐसे ही कुछ कह रहा। कहता है यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, स्मॉल जी दे दिया, आर ई दे दिया, डिस्टेंस टू द मून दे दिया, एंड द टाइम पीरियड ऑफ, वही सवाल आ गया, टाइम पीरियड दे दिया 27.3 days, obtain the mass of the earth in 2 different ways। 2 different ways तो मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आ रहा है कि 2 ये ऐसा, और शायद ये लेना पड़ेगा मुझे,
ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, कहता है जी की वैल्यू पता नहीं, मैं जी की वैल्यू तो यूज नहीं कर रहा हूँ, आर ई ये अर्थ का रेडियस है, और डिस्टेंस ऑफ मून जो है ना ये डायरेक्ट अर्थ के सेंटर से ही है, ये ऑर्बिट का ही रेडियस है, 3.84 into 10⁸ ऐसा कुछ दिया है। ये डिस्टेंस ऑफ द मून हमेशा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ही होता है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ नहीं होता। ज्यादातर जानकारियां आपको फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ दी जाती हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ नहीं दी जाती हैं। जब तक वो सरफेस वर्ड यूज ना करे, अगर ना बोले कि सरफेस से बात कर रहा है, तो ये दूरी आपको सेंटर से ही दी गई है, और टाइम पीरियड उसने दिया हुआ 27 पॉइंट, ये जी अपन जानते हैं 6.67 into 10⁻⁻11, ये मास आपको निकालना है, और इस t की जगह आप 27.3 डेज और एक दिन में कितने सारे सेकंड होते हैं, इस कैलकुलेशन को आप कर लीजिए। इसमें से आपको कैलकुलेट करके ये मास निकालना है। मुझे तो ज्यादा रेडीली टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही क्लिक करता है, टाइम पीरियड ही इसने मेरे को दिया भी है। और एक चीज ये और कर रहा है, both methods इसने कहा yield the same answer, the difference between them less 1%, उसका तो नहीं पता। हाँ, एक g की वैल्यू के ऊपर उसने दे दी ना, तो g की वैल्यू दे दी, तो g है g me by r स्क्वायर, अर्थ की सरफेस पे g की वैल्यू उसने आपको दे दी है g me by r स्क्वायर, इसमें से एक me निकल आएगा। मेरे को तो यही ज्यादा पसंद है, डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया है। अगर टाइम पीरियड दिया है तो आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लो और उसमें देख लो कि कहीं m आता है क्या। अगर g का वैल्यू दी है तो आप g का फॉर्मूला लिख लो और देख लो कि उसमें m का फॉर्मूला आता है क्या। इस वाले पार्ट में ये इसका रेडियस ऑफ अर्थ से कोई ताल्लुक नहीं है, आपको डायरेक्ट ऑर्बिट का रेडियस ही देगा हमेशा। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ ऑलवेज मीन, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ ऑलवेज मीन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज गिवन, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया जाता है। लिख लीजिए unless mentioned the given distance is never from the surface। वो बोले कि ये सरफेस से डिस्टेंस है तो ये सरफेस से डिस्टेंस है, वरना ये सेंटर से डिस्टेंस है। वैसे भी ये डिस्टेंसेस इतने बड़े बड़े हैं, तो ये इतने बड़े डिस्टेंस है, ये इतना बड़ा डिस्टेंस है कि ये अर्थ का रेडियस यहाँ पे नेग्लिजिबल ही है। ये इतना बड़ा डिस्टेंस है 3.3 into 10⁸ वाला, ये अर्थ का रेडियस इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल। ऑलराइट, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल 8.7 कहता है एक्सप्रेस द कांस्टेंट k इन डेज एंड किलोमीटर्स। इक्वेशन 8.38, k की वैल्यू इतनी है, the moon is at a distance of this much from the earth, obtain its time period of revolution in days। पता नहीं 3.838 कौन सी इक्वेशन है, 8.38 ये है, हाँ वही t स्क्वायर इसी इक्वेशन की बात कर रहा है। थोड़ा इडियोटिक सा सवाल लग रहा है, दिमाग को सड़ रहा है, पढ़ने में मन तो नहीं कर रहा, पर दोबारा पढ़ते हैं मन बना के। तो द एक्सप्रेस द कांस्टेंट k इन डेज एंड किलोमीटर्स, इक्वेशन की तो ये बात कर रहा है t स्क्वायर k r क्यूब, वेयर k इज g, याद नहीं आ रहा, 4 पाई स्क्वायर बाय g है, ठीक है ये एक्सप्रेस द कांस्टेंट k इन डेज एंड किलोमीटर्स। k की वैल्यू उसने कुछ दी हुई है मुझे, k की वैल्यू है 10⁻⁻13 सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर -3। मून का डिस्टेंस उसने आपको किलोमीटर्स में दिया हुआ है। तो ये तो नॉर्मल अपना कन्वर्जन का सवाल होगा जो यूनिट से मेजरमेंट में हम पढ़ते थे, मैं ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इडियोटिक लग रहा था, दिमाग सड़ रहा था मेरा, बट नाउ आई विल डेफिनेटली लव टू डू दिस क्वेश्चन। कन्वर्जन के सवाल मेरे बहुत फेवरेट सवाल हैं और मुझे बहुत पसंद है।
हाँ यहाँ कुछ ज्यादा ही लंबी कैलकुलेशन है, बट हाँ ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, इसे आप बड़ा प्यारा मस्त देखिए, ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कन्वर्जन्स आपको बहुत जगह काम आएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि 10 to the power -13 सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब इज इक्वल टू x डेट स्क्वायर अपॉन किलोमीटर, ऐसा ऐसा चाहते हैं। पहले तो समझ नहीं आ रहा था, कुछ नई फॉर्मेशन थी सवाल की, कोई नई फॉर्मेशन थी सवाल की जिसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। एक्सप्रेस द कांस्टेंट k ऑफ दिस मच इन डेज एंड किलोमीटर्स, समझ ही नहीं आ रहा था कैसे में मांग रहा है, डे में मांग रहा है कि किलोमीटर में मांग रहा है। आप समझ में आएगा तो उसको यूनिट डे और किलोमीटर वाली चाहिए। k की वैल्यू सेकंड स्क्वायर और मीटर क्यूब में दी हुई है इसने, बस अब मेरे को ये मजा आता है सवाल में, आई डेफिनेटली लव दिस क्वेश्चन। और मैं डे को पहले 86,400 सेकंड लिख लेता हूँ, इसका स्क्वायर लिख लेता हूँ, किलोमीटर को 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर टू द पावर -3 लिख लेता हूँ, 10 to the power -13 second square meter cube is equal to x 86,400 का square into second square into 1000 का cube into meter -3। अब ये second square काट दीजिए और ये meter -3 काट दीजिए, सॉरी ये meter -3 काट दीजिए, तो फिर इसमें भी सॉरी माइनस आएगा, 1000 to the power -3, so 10 to the power -30 ये अपॉन ये 10 to the power 3 और 10 to the power -3 है, ये 10 to the power -1 हो जाएगा, ये 10 to the power +3 है और 10 to the power 3 नहीं सॉरी गलत ले लिया मैंने, स्टेप नहीं मेंटली करें तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा ही पूरा लिख दिया मैंने, गलत ले लिया। और इधर ये बहुत मोटा अप्रोक्सीमेशन करूं तो मैं इसे 1 लाख ले रहा हूं, 10 to the power 5 का स्क्वायर, ये हड़बड़ाहट में 13 का 3 कॉपी कर दिया, बहुत मोटा। मैं इसकी वैल्यू निकाल के चेक करना चाहता हूँ कि मैंने सही लिया है कि नहीं लिया। ये 10 to the power -9 हो जाएगा और ये 10 to the power 10 हो जाएगा, तो 10 to the power -13 अपॉन 10 to the power 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये आंसर मोर और लेस 10 to the power -12 के आसपास आना चाहिए। देखते हैं कितना है, 1.33 into 10 to the power -14 बोला है उसने, चलेगा। हाँ ये सॉरी ये ऊपर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -14 हो जाएगा। तो मैंने ये यहाँ की ये गंदी कैलकुलेशन छोड़ दी, अप्रोक्सीमेशन की है, बस ये नहीं होना चाहिए था, ये ऊपर जाके माइनस साइन चेंज हो गया, इसका -14 हो गया, रीजनेबली गुड इनफ आप आसपास आ चुके हैं। अगर आपको इस रेंज में एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो फिर तो चिंता की जरूरत नहीं है, और आप नहीं खुश हो, आपको लग रहा है आपकी किस्मत खराब है, तो फिर करो कैलकुलेशन, मेरा क्या जा रहा है। पहले आपको अप्रोक्सीमेशन सीखना ही चाहिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस हर क्वेश्चन में आप करेंगे तो बहुत बर्बाद हो जाएंगे, पेपर बहुत लेंथी हो जाए, जहां लगे कि ऑप्शंस पास हैं केवल वही एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी चाहिए। डोंट प्ले टू सेफ, डोंट प्ले ओवर सेफ। आप बहुत सेफ प्ले करने के चक्कर में बायोलॉजी में ही इतना टाइम दे देते हैं कि फिजिक्स पेपर में कभी कुछ बचता नहीं है आपको। यू वांट टू प्ले वेरी वेरी सेफ, और फिजिक्स बहुत अच्छी आपको आती है तो भी आपका पेपर में स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि फिजिक्स में आपके पास यूजुअली 50 मिनट बचते हैं, और 2 मिनट पर क्वेश्चन की एवरेज लेके चलना ही चाहिए आपको। अगर आखिर में 50 मिनट बचे हैं तो आपको पेपर में सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए, और आप उसमें 35, 36, 37 मार्क देते और गेम वही आपके हाथ से निकल जाता है। यूजुअली आपके पास फिजिक्स में 50 मिनट बचते हैं, इट शुड बी आइडियली 90 मिनट्स, और द प्रॉब्लम इज यू आर बीइंग ओवर सेफ, ओवर कॉशियस। इतना सेफ की जरूरत फिजिक्स में भी नहीं है। मेक अप्रोक्सीमेशंस इन फिजिक्स, और बहुत तरीके हैं पेपर अटेम्प्टिंग। पेपर अटेम्प्टिंग इज एंटायरली अ डिफरेंट इश्यू, मच मोर इंपॉर्टेंट देन द स्टडी मैटर इटसेल्फ। सारा खेल तो पेपर अटेम्प्टिंग का है, जिस पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। खैर आगे कहता है obtain the time period of revolution in days। ये नहीं समझ में आ रहा क्या करूं, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन किसकी बात कर रहा है, मून की बात कर रहा है, और टी स्क्वायर ठीक है हो रहा होगा कुछ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ। अच्छा के की वैल्यू आ गई ना, ठीक है,
टी स्क्वायर इज इक्वल टू के और फिर के आर क्यूब में आर क्यूब की वैल्यू भी डाल दीजिए। ठीक है, आप समझ में आया? बेकार है, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। टी स्क्वायर इज के आर क्यूब। अब जरा देखिए के की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 टू द पावर -14 और अगर इसकी यूनिट भी लिख लो, इसकी पूरी यूनिट है a स्क्वायर अपॉन किलोमीटर क्यूब इनटू आर क्यूब। आर है 3.84 इनटू 10 टू द पावर, ये किलोमीटर में डालना है डिस्टेंस, मीटर में नहीं किलोमीटर में डालना है। अब ये किलोमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और इससे फाइनली ये आ जाएगा 27.32। तो इसको आप मत करिए, कन्वर्जन वाला पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, भले ही यहाँ टफ था, इस चैप्टर में आप छोड़ सकते हैं पर कन्वर्जन आपको जरूर आना चाहिए। टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब में के की वैल्यू अभी हमने निकाली, के की यूनिट भी डालिए आप, चूंकि ये किलोमीटर क्यूब में है तो आर को आप मीटर में नहीं किलोमीटर में डालिए। ये 10 टू द पावर 8 नहीं 10 टू द पावर 5 है, ये किलोमीटर क्यूब कैंसिल हो गया। टी स्क्वायर इक्वल टू समथिंग इनटू डी स्क्वायर। अब जब आप दोनों साइड रूट लेंगे तो यहाँ पे भी कुछ रूट हो जाएगा और ये डे स्क्वायर की जगह डे बच जाएगा। मून का टाइम पीरियड 27.3 डे है। एंड दैट इज ऑल माय डियर फ्रेंड्स, दिस हैज बीन अ लवली क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Thank So very